राहुल और किरण नाम के दो दोस्त थे। राहुल स्विमिंग में एक्सपर्ट था, इसीलिए उसने एक स्विमिंग पूल अकेडमी खोला और सभी को स्विमिंग सिखाता था। किरण एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने एक मिनी ट्रेन तैयार किया जिसको वो पार्क में रख के सभी को मनोरंजित करता था। एक दिन दोनों गांव के बीच में बैठकर बातें करते रहते हैं। क्या भाई, कैसे चल रहा है तुम्हारा धंधा? ठीक है भाई, अभी अभी धंधा चालू किया है, एक नया ट्रेन तैयार करने की सोच रहा हूँ। और तेरा कैसा चल रहा है? एकेडमी ठीक ठाक चल रहा है, लोग भी ज्यादा हो रहे हैं तो जल्द ही एक नया ब्रांच खोलने का सोच रहा हूँ। इतने में एक पुलिस वाला अपनी जीप के साथ वहाँ अनाउंसमेंट करता है। गांव वालों, सभी की क्षेमा के लिए सरकार कल से लॉकडाउन का निर्देश देती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और अन्य व्यापार को बंद रखने का आदेश दिया गया है, नहीं तो महामारी वायरस हम सभी में फैल सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। कृपया करके इसमें हमारा सहयोग दें, कहकर अनाउंसमेंट करता है। किरण ये सुनकर, ये क्या भाई, अभी तो तरक्की कर रहे थे, इतने में धंधा बंद करने को बोलेंगे तो कैसा चलेगा? इस समय में धंधे से ज्यादा जान प्यारी है दोस्त, जिंदा रहें तो फिर से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। 4 महीने बाद न्यूज रिपोर्टर लॉकडाउन को व्यवस्थित ढंग से हटा रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने अपने व्यापार खोल सकते हैं, कहकर समाचार देता है। राहुल तब किरण को कॉल करके, मेरा पूरा व्यापार का नुकसान हो गया, 3 महीने व्यापार में रोक के कारण मेरे बचाए हुए सारे पैसे खर्च हो गए, अब व्यापार शुरू होगा, कैसे होगा भगवान जाने। हाँ भाई, कल से मैं भी धंधा शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे रहेगा। अगले दिन राहुल उसके एकेडमी को खोलकर लोगों के आने की राह देखता है, लेकिन कोई नहीं आता। किरण भी अपना मिनी ट्रेन खोलता है, लेकिन उसमें कोई नहीं चढ़ता। शाम को दोनों मास्क पहनकर गांव के बीच में बैठते हैं। भाई किरण, इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों ने मेरे एकेडमी में आना बंद कर दिया है। 1 या 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं आ रहा। फोन करके बुलाया तब भी नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्विमिंग कैसे करना है पता नहीं चल रहा। हर किसी को एक स्विमिंग पूल थोड़ी ना दे सकता हूँ, मुश्किल होगा ना। सही बोल रहे हो भाई, मेरे ट्रेन में भी कोई नहीं चढ़ रहा। पार्क में आने वाले लोग वायरस के फैलने के डर से मेरे ट्रेन में नहीं चढ़ रहे, ऐसे में मेरी कमाई कैसे होगी? बोलो। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो दोनों बहुत सोचने लगे। किरण को तब एक आइडिया आता है। भाई, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करें। मैं अपनी बोगी को स्विमिंग पूल में बदल दूंगा, हर एक बोगी एक स्विमिंग पूल होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। तुम अपनी बोगियों को वाटरमेलन के आकार में बदल दो, छोटे बच्चे भी आएंगे, यही मेरी आशा है। आइडिया पसंद आने पर राहुल और किरण रात भर मेहनत करके एक वाटरमेलन स्विमिंग पूल तैयार करते हैं। राहुल अगले दिन उस ट्रेन को पार्क में रखकर, आइए आइए साहब आइए, अब सभी अपने अपने स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, कहकर चिल्लाने लगता है। उस पार्क में आए हुए सभी लोग तब, अरे हर एक को अपना अपना स्विमिंग पूल, ये तो बढ़िया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकते हैं, ऐसे तो बिना हिचकिचाहट के मैं तैर सकता हूँ, सोचकर एक एक करके सभी आने लगते हैं। आइडिया अच्छा होने के कारण सभी वहां आने लगते हैं। ऐसे राहुल और किरण अपने व्यापार को फिर से आगे बढ़ाने लगते हैं। श्यामलाल नाम के गांव में रवि किशन नाम का व्यक्ति हुआ करता था। रवि किशन बाइक्स का पागल था। एक दिन रवि किशन अपने पिता से, डैडी, अब मुझे इस देसी बाइक जम नहीं रहा है, मुझे एक 1200 सीसी वाला विदेशी बाइक खरीद कर दो ना। रे, मेरे कमाए सारे पैसे सिर्फ तेरी बाइक पर ही खर्च कर रहा है रे, बिना कोई काम काज किए
ये क्या बाइक का पागलपन लगा रखा है? और वैसे इतने छोटे से गांव में उतनी महंगी बाइक पर घूमकर क्या हासिल कर लेगा रे? इस गांव में मेरी फैन फॉलोइंग के बारे में आपको अंदाजा नहीं है पापा। मुझे और मेरी बाइक को लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पता है आपको? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बार उनको मैं अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। अगर आपने मुझे वो बाइक खरीद कर नहीं दी तो मैं ये घर से निकल जाऊंगा, बस। रामकिशन फिर बेबस होकर उसे वो बाइक खरीद कर दिया। फिर उस दिन से रवि किशन उस बाइक पर जोरों से घूमता रहता था। वो छोटी छोटी गांव की गलियों में वो 100 की स्पीड पर चलाता था। उससे डरकर दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को गली में घूमने नहीं देते थे। एक बार कुछ औरतें वाटर टैंकर के पास घड़ा लेकर क्यू में खड़ी थी। रवि किशन तेजी से आकर उन घड़ों को मारते हुए चले गया। वो सारे घड़े हवा में उड़ने लगे। अरे नालायक, भगवान करे तो लंगड़ा हो जाए। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन एक सीढ़ी पर चढ़कर करंट पोल पर काम कर रहा था। रवि किशन तेजी से आते हुए उसकी सीढ़ी से टकराया। बेचारा वो इलेक्ट्रिशियन घबराकर उस करंट के वायर्स को पकड़ लिया और शॉक लगकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह रवि किशन अपने बाइक से उस गांव में सबको परेशान करने लगा। उस गांव में मोतीलाल नाम का दर्जी हुआ करता था। मोतीलाल का पोता पिंटू उसकी मदद करता था। मोतीलाल की दुकान के आगे हमेशा वाटर पाइप लीक होने के कारण उसकी दुकान के सामने हमेशा कीचड़ भरा रहता था। एक दिन रवि किशन उसकी बाइक पर तेजी से उसकी दुकान के आगे से गुजरा। वो सारा कीचड़ हैंगर पर लगे कपड़ों पर उछल गया। रे गधे, जब कीचड़ हो तो जानते नहीं क्या गाड़ी कैसे चलाना है? चिल्लाया। रवि किशन गाड़ी को घुमाया, फिर से उस कीचड़ पर तेजी से चलाया। फिर से वो कीचड़ उनकी दुकान में उछल गया। रवि किशन बाइक रोककर, दादा गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं ना? मुझे ही सिखाओगे? अब देखो मैं तुम्हें कैसे सताता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह रवि किशन हर दिन तेजी से मोतीलाल की दुकान के आगे बाइक चलाने लगा और वो कीचड़ कपड़ों पर लग जाता था। इसकी वजह से कस्टमर्स आकर मोतीलाल को बहुत डांटते थे। वो देखकर पिंटू बहुत दुखी होता था। एक दिन पिंटू, इससे किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा, सोचा। रवि किशन का बाइक उसके घर के आगे पार्क किया हुआ था। पिंटू धीरे से जाकर उस बाइक के साइलेंसर को एक बड़ा सा गुब्बारा जोड़ दिया। पिंटू फिर वहाँ से निकल गया। फिर रवि किशन आकर बाइक चालू करके निकल पड़ा। वो साइलेंसर से निकलने वाले धुएं की वजह से वो गुब्बारा फूंकने लगा। जैसे जैसे रवि किशन जा रहा था वो गुब्बारा बड़ा होते गया। गांव वाले उस गाड़ी को बलून को चकित होकर देखने लगे। रवि किशन, क्या बात है, आज ये लोग मुझे इतना घूर के देख रहे, सोचा। फिर जैसे जैसे आगे जाता रहा वो बलून बहुत विशाल हो गया। बस फिर वो बलून उस बाइक को अचानक हवा में उठा ले गई। बचाइए बचाइए, मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, कोई आकर मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए, यूं चिल्ला रहा था। वो देखकर एक आदमी, तुझे अच्छा सबक मिला रे, देखो क्या होता है, अब तुम एंजॉय करो, एंजॉय करो। वो बलून फिर रवि किशन को गांव के ऊपर इधर उधर उड़ाने लगी। कृपया मुझे बचाइए, मैं अब जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, कहकर उनके आगे हाथ जोड़ा। इतने में पिंटू आकर एक बाण लेकर उस गुब्बारे की ओर मारा। उस बलून को बाण लगने की वजह से वो धीरे से नीचे आने लगी। रवि किशन सबके आगे हाथ जोड़कर चला गया। लोग पिंटू को शुक्रिया अदा किए। ढोंगी बाबा। बैगनपुर नाम के गांव में हिमांशु नाम का व्यक्ति रहा करता था। हाँ केले भाई केले, कहकर केला बेचा करता था। हिमांशु सुबह शाम दोनों पहर मंदिर के पास केले बेचता था। एक दिन शाम को केले पूरे बेचने के बाद हिमांशु मन ही मन, कितने बार ये केले बेचूं, फिर भी कुछ फायदा नहीं है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद बचत कुछ भी नहीं हो रही है। अभी क्या करना है, कहकर सोचते वक्त एक आदमी आके, भैया 1 डजन केले देना, कहकर केले खरीदकर भगवान के पास रखकर फिर उन केलों को मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को बांट दिया। वो देखकर हिमांशु, मैं दिन रात इतनी मेहनत करके केले बेचता हूँ और इन भिखारियों को तो केले मुफ्त में मिल रहे हैं। सोचते ही उसको एक उपाय सूझा। अगले दिन हिमांशु बाबा के भेष डालकर पड़ोस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको देखकर एक आदमी, स्वामी
कौन है आप? मेरा नाम बनाना बाबा है, हिमालय से आ रहा हूँ। क्या है तुम्हारी समस्या बेटा? बनाना बाबा, मेरा नाम देवा है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी व्यापार करना चाहता हूँ। हरिओम तत्सत। पड़ोस गांव के मंदिर के पास केले का व्यापार शुरू कर बेटा, तुझे बहुत मुनाफा होगा। बाबा, मेरे पास उतना पैसे ही नहीं है। डोंट वरी भक्त, केले अपने आप आ जाएंगे, तू उन्हें बेच, उनमें से 25% तू ले, बाकी के 75% भगवान के कार्य में लगा। ठीक है, कहकर पड़ोस के मंदिर के पास जाते ही हिमांशु फिर से अपना भेष बदलकर देवा के पास आकर, साहब मैं बनाना बाबा का भक्त हूँ, हर दिन मैं आपको केले दूंगा, वो आप बेचिए। बहुत धन्यवाद है साहब। सब वो बनाना बाबा का आशीर्वाद है। कुछ दिनों के बाद बनाना बाबा मशहूर होने लगा, तो भक्त आके बनाना बाबा को केले सभी भेंट में चढ़ाने लगे। हिमांशु उन केलों को देवा के पास ले जाकर देने लगा। एक बार एक आदमी आकर, स्वामी आपको बनाना बाबा का नाम कैसे पड़ा? क्यों आपको बनाना बोले तो इतनी पसंद है? एप्पल, ग्रेप्स सभी नीचे जमीन पे उगते हैं, पर बनाना मगर ऊपर उगता है, तभी तो मुझे बनाना बोले तो बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बनाना बाबा का नाम आया। वैसे तूने कितने केले लाए? एक केला लेकर आके? क्या एक केला लेकर आके मेरा जन्म रहस्य सब जान लेगा? कहकर वो रिजर्वेशन सिस्टम रखने लगा। डजन केले के लिए एक कतार, 2 डजन केले के लिए और एक कतार, और एक केले की गुत्थे के लिए और एक कतार वैसे रखा। डजन केले लाने वाले को नॉर्मल दर्शन, 2 डजन लाने वाले को तत्काल दर्शन, केले के गुत्थे को लाने वाले को इंस्टेंट दर्शन वैसा रखा। वैसे बहुत सारे भक्त उसके दर्शन के लिए आने लगे। केले की संख्या भी बढ़ने लगी। उस दिन शाम हिमांशु हमेशा की जैसा भेष बदलकर देवा के पास आकर केले दिया। देवा पिछले दिन बेचे हुए केलों के पैसा हिमांशु को दिया। हिमांशु पैसे लेकर, बनाना बाबा की कृपा से बनाना का रेट बढ़ गया है, तुम भी रेट बढ़ाओ। साहब, इस बीच आपके केले फ्रेश नहीं रहते, कुछ केलों पे अगरबत्ती भी लगी होती है, और कुछ केले छिलका निकलकर आधे भी आ रहे हैं। बताइए तो आखिर ये केले आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? वो क्या है, हमारे बगीचे के हैं, बनाना बाबा को पूजा करते वक्त अगरबत्ती तो जलाते हैं ना, वैसे कुछ आए होंगे, कहकर बात को कवर करके चला गया। देवा को शक आकर हिमांशु का पीछा करने लगा। हिमांशु ही बनाना बाबा जानकर हैरान हुआ। देवा हिमांशु को कैसे भी सबक सिखाने के लिए ठान लिया। अगले दिन हिमांशु आते ही, साहब मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते तक नहीं आ सकता हूँ, इस दुकान को क्या आप 1 हफ्ते के लिए देखभाल करेंगे? ठीक है, बोला। अगले दिन देवा बनाना बाबा के आश्रम में भेष बदल कर गया और वहाँ के भक्तों से, साहब हम खाए हर एक दाने पे हमारा ही नाम लिखा होता है, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं, इसलिए हमारे दिए हर केले पे हमारा नाम रहना जरूरी है ना, कहकर एक पेन निकालकर केले पे अपना नाम लिखा। वहां पे आए सभी भक्तों को भी उसकी बात सही लगने के बाद उनके केलों पे भी वो अपना नाम लिख के बनाना बाबा को समर्पित किए। उस दिन शाम को हिमांशु हमेशा के जैसा मंदिर के पास केले बेचते वक्त एक आदमी आके, अरे ये केला तो मैंने बनाना बाबा को भेंट चढ़ाई थी। और कुछ लोग आके, हाँ ये हमने बनाना बाबा को भेंट चढ़ाए, ये कोई ढोंगी लग रहा है, कहकर सब उसे खूब मारे।